सोवियतों ने पूरे समुद्र और उसके आसपास सब कुछ नष्ट कर दिया है। अराल सागर कभी मध्य एशिया में लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा था। यह जीवन और मछलियों से भरी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील थी, पर लालच ने सब बर्बाद कर दिया। सोवियत संघ ने 300 मील लंबी एक सागर को नष्ट कर दिया। 1960 के दशक में अरल सागर इतना बड़ा था कि उसका आकार लगभग आयरलैंड जितना था। लेकिन अगस्त 2014 में जारी नासा की उपग्रह तस्वीरों ने सभी को चौंका दिया। सोवियत संघ मध्य एशिया को एक कृषि शक्ति बनाना चाहता था, लेकिन इसके परिणाम बहुत भयानक थे। करोड़ों लोगों की जीवन रेखा पहली बार आधुनिक इतिहास में खत्म हो गई। मध्य एशिया में अरल सागर का पूरा पूर्वी बेसिन पूरी तरह से सूख गया था। अब केवल एक विशाल नमक धूल का रेगिस्तान बचा है, जिसे अरल कुम रेगिस्तान कहते हैं, और इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार नहीं है। यह विशाल समुद्र एक सोवियत गलती की वजह से गायब हो गया। लालच जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यह सोवियत संघ की गलतियों का बड़ा पर्दाफाश है, जिसे यूट्यूब पसंद नहीं करता। इसलिए वे शायद इस वीडियो को एल्गोरिदम में प्रमोट नहीं करेंगे जब तक आप लाइक बटन पर क्लिक कर इसे मजबूर न करें। समुद्र के साथ क्या हुआ जानने के लिए पहले उसकी स्थिति समझनी होगी। यह स्टांस का नक्शा है, जिसमें वे देश शामिल हैं जिनके नाम के अंत में स्थान आता है, जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये देश मध्य एशिया का हिस्सा है, जो मुख्य रूप से एक शुष्क क्षेत्र है, जिसकी 3/4 भूमि रेगिस्तान से ढकी हुई है। यहीं पर अरल सागर स्थित है। इस झील के बारे में आपको सबसे पहले जो जानना चाहिए वह यह है कि यह समुद्र में नहीं बहती। इसके पास कहीं जाने का रास्ता नहीं है। इस तरह के जल निकायों को एंडोरिक झीलें कहा जाता है। उदाहरण के लिए कैस्पियन सागर और मृत सागर भी एंडोरिक झीलें हैं। गर्मियों में तापमान लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या करीब 38 सेल्सियस तक पहुंच सकता है, और बाकी मौसमों में इस क्षेत्र में तेज हवाएं चलती हैं, जिससे लाखों गैलन पानी उड़ जाता है या वाष्पित हो जाता है। लेकिन प्लाइस्टोसीन के अंत से लेकर 1960 के दशक तक अरल सागर को जो चीज बनाए रखी वह था सैकड़ों मील दूर से आने वाला पानी, जो उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की दक्षिण पूर्वी सीमाओं के साथ लगे पहाड़ों की श्रृंखला यानी तियान शान और उससे जुड़ी उप श्रृंखलाओं की बर्फ पिघलने से आता था। इन पहाड़ों से मध्य एशिया की 2 महान नदियां निकलती हैं। सबसे बड़ी अमू दरिया और सिर दरिया, जो क्रमशः दक्षिण और उत्तर से समुद्र तक पहुंचती हैं। सिर दरिया नदी लगभग 21 अरब टन पानी लाती थी, जबकि अमू दरिया लगभग 38 अरब टन पानी जोड़ती थी। 1960 में ये सालाना लगभग 59 अरब टन पानी देती थी। साथ ही मौसमी बारिश से भी पानी मिलता था। सिर्फ संदर्भ के लिए ये इतना ज्यादा पानी है कि इससे लगभग 22 मिलियन ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल भर सकते हैं। उस समय समुद्र में 1000 से अधिक छोटे द्वीप थे, लेकिन 1961 से यह सिकुड़ना शुरू हो गया। कभी नावें सोवियत संघ की मछलियों की आपूर्ति का 20% पकड़ती थीं, और यह उद्योग हजारों लोगों को रोजगार देता था। अब अरल की प्रदूषित जल में जीविका चलाने के लिए केवल लगभग 250 मछुआरे ही बचे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। इसे धरती की सबसे भयानक पर्यावरणीय आपदाओं में गिना जाता है, जिसके लिए सोवियतों का सफेद सोने का जुनून जिम्मेदार था। 1780 की औद्योगिक क्रांति के बाद आधुनिक उद्योगों के आने से ग्रामीण इलाकों पर कच्चा माल, श्रमिक और बाजार उपलब्ध कराने का दबाव बढ़ा। आधुनिक उद्योग की शुरुआत कपास की कटाई और बुनाई से होने के कारण यूरोप और उत्तरी अमेरिका के निर्माताओं ने अचानक कच्चे कपास की भारी मांग शुरू कर दी। कपास को सफेद सोना कहा जाता था, और उस समय यह दुनिया के लिए सोने की खान थी, जिस पर अमेरिका पूरी तरह हावी था। कपास मुख्यतः पहले वेस्ट इंडीज, ब्राजील और बाद में अमेरिका के दास बागानों से आता था। जब अमेरिकी कपास उत्पादक 1790 के दशक में सेंट डोमिंगियो द्वीप पर क्रांति के बाद, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कपास उत्पादक द्वीपों में से एक था, वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने लगे, तो वे जल्दी ही प्रमुख खिलाड़ी बन गए। 1800 तक लिवरपूल, जो प्रमुख कपास बंदरगाह था, वहां पहुंचे कुल कपास का 25% अमेरिकी दक्षिण से आता था। 20 साल बाद यह संख्या 59% हो गई, और 1850 तक ब्रिटेन में आयातित कपास का आश्चर्यजनक 72% हिस्सा अमेरिका से आता था। यह दबदबा यही नहीं रुका। 90 फ्रांस में 90% कपास और जर्मन राज्यों में 60% कपास अमेरिका से आता था।
जबकि कहीं कहीं यह 92% तक था। रूस को भेजे गए कपास का 92% हिस्सा अमेरिका से आया था। अमेरिकी कपास ने विश्व बाजार में वैसे ही दबदबा बना लिया जैसा कुछ गिने चुने कच्चे माल ने किया। अमेरिका ने बाजार में दबदबा इसलिए बनाया क्योंकि उनके पास इसे जीतने के लिए सब कुछ था। उनका संयोजन बहुत शक्तिशाली था। हाल ही में मूल निवासियों से छीनी गई जमीन, ऊपरी दक्षिण में तंबाकू की खेती में गिरावट, प्रचुर गुलाम मजदूरी और यूरोपीय पूंजी तक आसान पहुंच। यह घातक मिश्रण अमेरिकी दक्षिण को कपास व्यापार की वैश्विक शक्ति बना दिया, जिसने न केवल उद्योगों को बल्कि दुनिया भर की पूरी अर्थव्यवस्थाओं को भी ऊर्जा दी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी। 1860 तक अमेरिकी दक्षिण हर साल लगभग 40 लाख गांठ कपास का उत्पादन करता था, जो दुनिया की कच्ची कपास की 3/4 आपूर्ति करता था। सभी अमेरिकी निर्यात का 60% लगभग 20 करोड़ डॉलर वार्षिक, जो बहुत बड़ी राशि थी। तब कपास ही संपत्ति और शक्ति की सबसे बड़ी कुंजी थी। जो कपास नियंत्रित करता, वही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करता। फिर अमेरिकी गृह युद्ध आया और सब बदल गया। युद्ध आधिकारिक रूप से 1861 में शुरू हुआ, जब कॉन्फेडरेट बलों ने फोर्ट समपटर पर गोलीबारी की, और यह अप्रैल 1865 में कॉन्फेडरेट बलों के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ। 4 वर्षों में कपास उत्पादन को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा। 1861 की शुरुआत में दक्षिणी कपास व्यापारियों ने किंग कॉटन की ताकत दिखाने के लिए खुद ही कपास भेजना रोक दिया। यह सरकारी आदेश नहीं था। 1861 की गर्मियों तक यूनियन नौसेना ने हर बड़े कॉन्फेडरेट बंदरगाह की नाकाबंदी कर दी थी, जिससे 95% से अधिक निर्यात रुक गया। कॉन्फेडरेसी की योजना का उद्देश्य ब्रिटेन के कपास भंडार को नुकसान पहुंचाना था, ताकि ब्रिटेन उन्हें समर्थन देने के लिए मजबूर हो जाए। ब्रिटिश मिलों के पास पहले ही कपास का बड़ा भंडार था, इसलिए प्रतिबंध से तुरंत नुकसान नहीं हुआ। असल में उनके भंडार की कीमत बढ़ गई। ब्रिटेन के हस्तक्षेप का मतलब अमेरिका से युद्ध और जरूरी खाद्य आपूर्ति कटना था, क्योंकि उसका 1/4 खाना वहीं से आता था। साथ ही अमेरिकी युद्धपोत ब्रिटिश व्यापार को भारी नुकसान पहुंचा सकते थे। रॉयल नेवी कपास के जहाजों की सुरक्षा में लगी थी, लेकिन ब्रिटिशों ने किंग कॉटन के प्रभुत्व में विश्वास नहीं किया और हस्तक्षेप नहीं किया। संघीय राज्यों ने कपास के निर्यात को सीमित करने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि यूरोपीय और एशियाई शक्तियों को अमेरिकी कपास के लिए मजबूर करके वे उनकी मान्यता प्राप्त कर लेंगे। योजना असफल होने पर यूरोप ने संघीय राज्यों को नहीं माना। तब यूनियन ने दक्षिणी व्यापार पर लगभग 4 साल की बड़ी नाकाबंदी लगा दी। इससे कपास अकाल जैसी स्थिति बनी, जो 1970 के दशक के तेल संकट जितनी बड़ी समस्या थी। यह औद्योगिक पूंजीवाद का पहला वैश्विक कच्चे माल संकट था, जिसके प्रभाव यूरोप और एशिया में विनाशकारी रहे। लाखों मजदूरों की नौकरियां चली गईं, सामाजिक दुख फैला और यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड्स व रूस के वस्त्र केंद्रों में अशांति हुई। अल्सास में हालात इतने बिगड़े कि दीवारों पर ड्यूपोंट और लेमोर यानी रोटी या मौत के पोस्टर लगाए गए। रूस को ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि उसकी उत्पादन क्षमता कम थी और वह मध्य एशिया में युद्ध के लिए कपास से मिलने वाले पैसे पर निर्भर था। लेकिन कपास की खेती में सबसे बड़ी समस्या पानी थी। कपास की फसल की कटाई के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इसी कारण इसे पारंपरिक रूप से अलग अलग देशों में सिर्फ ओएसिस केंद्रों के पास ही उगाया जाता था। इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी यानी ICAC के आंकड़ों के अनुसार एक टी शर्ट और जीन्स के लिए जरूरी 1 किलो लिंट बनता है। दुनिया भर में कपास की खेती में औसतन 1931 लीटर सिंचाई और 6000 लीटर बारिश का पानी लगता है। ये आंकड़े क्षेत्र के अनुसार बदलते हैं, क्योंकि सूखे या गर्म इलाकों में कपास को ज्यादा पानी चाहिए। तब रूस ने पानी की समस्या हल करने के लिए अनजाने में सोने की खान खोज ली थी। 1865 में रूसी सेनाओं ने ताशकंद पर कब्जा कर लिया, जिससे मध्य एशिया के बड़े हिस्से पर उनका नियंत्रण शुरू हो गया। यह कदम ब्रिटिश साम्राज्य के एशिया में विस्तार को रोकने के लिए था, जो तब अफगानिस्तान तक पहुंच चुका था। इस जीत ने सोवियतों को अप्रत्याशित अवसर दिया। मध्य एशिया की उपजाऊ कृषि भूमि अमू दरिया और सिरदरिया जैसी नदियों से पोषित थी, जिन पर रूसी साम्राज्य के अंतिम दशकों में क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या निर्भर थी। सेंट पीटर्सबर्ग के हाल ही में अधिग्रहित उपनिवेशी क्षेत्र मध्य एशिया में कपास के रेशे का एक प्रमुख स्रोत बनकर उभरे, जो स्थानीय लोगों और वैश्विक बाजारों दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। हालांकि कपास उत्पादन में यह बढ़ोतरी किसानों की बेहतर उत्पादकता या मौजूदा कृषि भूमि में सुधार के कारण नहीं हुई थी। इसके बजाय
रूसियों ने पहले से अनकही गई जमीनों में विस्तार किया और विशाल क्षेत्रों को कपास के खेतों में बदल दिया। इस आक्रामक विस्तार के लिए भारी मात्रा में सिंचाई जल की आवश्यकता थी, जिससे अमू दरिया और सिर दरिया नदियों से पानी मोड़ने वाली नहरों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। 1870 में उज्बेकिस्तान में पहली बड़े पैमाने की सिंचाई परियोजना हंगर स्टेप सिंचाई पहल की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य कपास की खेती की कॉलोनियां स्थापित करना और उत्पादन बढ़ाना था। ख्वा, बुखारा और समरकंद जैसे क्षेत्रों में ख्वा और बुखारा में पुराने सिंचाई सिस्टम को अपग्रेड किया गया, नए छोटे बांध बनाए गए और कई सिंचाई नहरें बनाई गई। इससे फरगाना घाटी रूसी तुर्किस्तान का कपास केंद्र बन गई, जिससे मध्य एशिया दुनिया के बड़े कपास उत्पादक क्षेत्रों में शामिल हुआ। रूसी नियंत्रण में रूस ने आखिरकार नेताओं को बदलना शुरू किया। रूस ने अमेरिकी ब्रिटिश कपास पर निर्भरता घटाने के लिए उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में कपास उगाना शुरू किया। 20वीं सदी में सोवियत युग और प्रथम विश्व युद्ध के साथ कपास सोवियत अर्थव्यवस्था का अहम संसाधन बन गया। 1917 में रूसी साम्राज्य के पतन से सोवियत संघ का उदय हुआ और सोवियतों की बड़ी योजनाएं थीं। 1930 के दशक में सोवियतों ने 5 वर्षीय योजना शुरू की, जिसका लक्ष्य औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना और अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी देशों के मुकाबले विकसित करना था। इसमें अराल सागर बेसिन में कपास की फैक्ट्रियों और मिलों का नेटवर्क बनाने की योजना थी। सोवियतों ने इसे अवसर मानकर क्षेत्र का औद्योगिकरण, कपास उत्पादन बढ़ाया और मुनाफा कमाया। उन्होंने विशाल जल मोड़ परियोजनाएं शुरू की, जो रूसी साम्राज्य के दौरान कभी भी बनाई गई किसी भी चीज से कहीं बड़ी थी। इन मेगा परियोजनाओं ने कपास की खेती के लिए विशाल नए क्षेत्रों को लाया, लेकिन इसकी भारी पर्यावरणीय कीमत चुकानी पड़ी। अमू दरिया और सिर दरिया, जिन्होंने अरल सागर को सदियों जीवन दिया, उनसे लाखों गैलन पानी चुपचाप नहरों और जलाशयों में मोड़ दिया गया। सबसे चरम उदाहरणों में से एक था कराकुम नहर। 1954 में शुरू हुई यह नहर 850 मील से अधिक लंबी है और दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई नहरों में गिनी जाती है, जो अमू दरिया से हर साल औसतन 3 घन मील पानी लेती है। इससे झील ही नहीं, वह सब भी मरने लगा जिसे वह पाल रही थी। कपास को एक लाभकारी निर्यात फसल के रूप में सोवियत जुनून की एक और कीमत भी चुकानी पड़ी, और वह थी मध्य एशिया की कृषि विविधता का पतन। सोवियत औद्योगिकरण से पहले मध्य एशिया के किसान एक विविध कृषि प्रणाली अपनाते थे, जिसमें वे गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, दालें, फल, सब्जियां और पशुओं के लिए चारा उगाते थे। आत्मनिर्भर और पर्यावरण संतुलित तरीके। हालांकि सोवियत संघ के कपास की एकल फसल की ओर बढ़ने के साथ ही यह विविधता समाप्त हो गई। खाद्य, अनाज और पारंपरिक फसलों के लिए इस्तेमाल होने वाली विशाल जमीन को कपास के बागानों में बदल दिया गया। 1930 के दशक की शुरुआत में बड़े पैमाने पर कृषि का सामूहिकरण हुआ और 1935 तक 80% से अधिक किसान व पशुपालक परिवार सामूहिक या राज्य संचालित खेतों में शामिल किए गए। कम्युनिस्ट पार्टी का उद्देश्य किसानों की मेहनत और जीवन पर नियंत्रण था। सामूहिकरण का उद्देश्य आधुनिक तकनीकों और तीव्रता के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। सोवियत संघ ने मध्य एशियाई गणराज्यों पर कपास, गेहूं और मांस के लिए अव्यावहारिक उत्पादन लक्ष्य थोपे थे। अमीर पशुपालक और किसान विरोध करने पर गिरफ्तारी और निर्वासन की धमकी पाते थे। सामूहिकरण कच्चा खानाबदोश पशुपालकों के लिए विनाशकारी रहा, जिससे पशुधन कम हुआ, 3 साल का अकाल पड़ा और कजाकिस्तान की 1/4 से ज्यादा आबादी मारी गई। FAO की ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक हालांकि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में चावल व गेहूं का उत्पादन बढ़ा, लेकिन यह कपास के लिए आवंटित भूमि के स्तर से काफी कम रहा। नतीजतन आज ये देश अपनी गेहूं और चावल की मांग को पूरा करने के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं। एक क्षेत्र जो कभी अपने बागों, अंगूर के बागों और अनाज के खेतों के लिए प्रसिद्ध था, वह पूरी तरह से कपास पर निर्भर एक एकल फसल वाली अर्थव्यवस्था में बदल गया। इसने आधुनिक इतिहास की बड़ी पर्यावरणीय आपदा की नींव रखी। 1960 तक अरल सागर दिखता था, पर वार्षिक जल प्रवाह घट गया था और अगर सोवियत चाहते तो वे इसे बचा सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने इसे और भी बदतर बना दिया। 1960 में अरल सागर समुद्र तल से 175 फीट 53 मीटर ऊपर था और इसका क्षेत्रफल लगभग 26,300 वर्ग मील 68,000 वर्ग किलोमीटर था। अरल सागर का असली विनाश 1961 में शुरू हुआ था। सोवियत संघ द्वारा कपास की खेती बढ़ाने के प्रयासों के परिणामी प्रभाव उसी वर्ष दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो गए थे।
अमुदरिया और सिरदरिया नदियों के अरल सागर में गिरने वाले स्थानों पर सोवियत सरकार द्वारा लगाए डिस्चार्ज स्टेशनों पर दर्ज किया गया। उज्बेक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के तैमूर बे में स्थित अमुदरिया पर बने स्टेशन पर अरल सागर में वार्षिक जल प्रवाह घटकर 292 घन किलोमीटर रह गया, जो मुश्किल से 7 घन मील था। और भी बुरा यह था कि कजाक सोवियत समाजवादी गणराज्य के कजालिंस्क में स्थित सिरदरिया पर बने स्टेशन पर दर्ज किया गया जल प्रवाह शून्य था। आपने सही सुना है ना, उस साल समुद्र तक बिल्कुल भी पानी नहीं पहुंचा। इस आपदा के पैमाने को समझने के लिए इसे ध्यान में रखें। 1960 में सिरदरिया ने ओतल तक 21 घन किलोमीटर पानी पहुंचाया था। अमुदरिया ने 378 घन किलोमीटर योगदान दिया, जो मिलाकर कुल 588 घन किलोमीटर हुआ। एक स्वस्थ प्रवाह जो समुद्र को बनाए रखता था। पर 1961 तक सिर्फ एक साल में ओटल की जल आपूर्ति 50 से ज्यादा गिर गई थी। 1969 को छोड़कर अगले 3 दशकों में वार्षिक जल प्रवाह कभी 1960 के स्तर तक नहीं पहुंचा। 1974 में नदी प्रवाह केवल 2 घन मील रह गया था और 1989 तक यह पूरी तरह समाप्त हो गया। सिर्फ 1 घन मील पानी ओत्ताल सागर तक पहुंच रहा था और 30 साल में सागर ने अपने जीवनदायी पानी का 90% से अधिक खो दिया था। ओदल सागर का नुकसान साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन सोवियत लोगों ने उन्होंने बस अपनी आंखें बंद कर लीं। सब कुछ ज्यादा मुनाफा कमाने के नाम पर कपास उत्पादन में बढ़ोतरी ज्यादातर अन्य फसलों की जमीन बदलकर नहीं मिली थी। सोवियत लोग लगातार ज्यादा जमीन में उत्पादन करते रहे, जिससे अमुदरिया और सिरदरिया से अधिक पानी लिया गया। फिर भी किसी तरह यह सोवियत लोगों के लिए उस समय पूरी तरह काम कर गया। 1960 से 1985 तक उज्बेक एसएसआर में सिंचित भूमि सोवियत संघ के सबसे बड़े कपास उत्पादक के रूप में 33% बढ़ी। पड़ोसी तुर्कमेन एसएसआर में यह वृद्धि और भी चौंकाने वाली थी, 123%, और लगभग सारी नई सिंचित कृषि भूमि पूरी तरह से कपास के लिए समर्पित थी। उत्पादन के लिहाज से यह रणनीति उज्बेक एसएसआर में सोवियत प्रबंधकों के लिए सफल रही। कच्चे कपास के रेशे का उत्पादन 1960 में 2.95 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 1985 तक 5.16 मिलियन मीट्रिक टन हो गया, जो 75% की वृद्धि थी। सोवियत संघ कपास का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना, जिसमें लगभग 70% उज्बेकिस्तान से था। 1950 और 1990 के दशक के बीच सोवियत अर्थव्यवस्था ने महत्वपूर्ण वृद्धि देखी। औसतन 5-6% वार्षिक जीडीपी वृद्धि रही और 1970 और 1980 के दशक में लगातार मजबूत व्यापार अधिशेष बना रहा। सोवियत संघ ने लगभग 600 अरब मूल्य के वस्त्र निर्यात किए, जिसमें से 45% से अधिक माल उद्योग से आया था। सोवियत लोग रिकॉर्ड मुनाफे के पीछे भागे, लेकिन यह सनक भारी कीमत पर आई। अराल सागर की मौत, सोवियत कपास की फसल भारी मानवीय कीमत पर हुई। इसके लिए समाज के सभी वर्गों से श्रम योगदान की आवश्यकता थी। फैक्ट्री मजदूर, सैनिक और यहाँ तक कि विश्वविद्यालय के छात्र भी। 1990 के दशक में भी सोवियतों के पास कम यांत्रिक कपास हार्वेस्टर थे, इसलिए फसल अधिकतर हाथों से तोड़ी जाती थी। लेकिन कटाई के मौसम में हमेशा खेतों में मजदूरों की कमी रहती थी, इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए उनके पास एक क्रूर योजना थी। सरकार ने शहरों के लोगों को हफ्तों तक सामूहिक खेतों में जाकर कठिन कपास चुनने के लिए मजबूर किया। स्कूल कॉलेज से छात्रों को बसें सीधे खेतों में ले जाती थीं। इन महीनों में क्षेत्र के विश्वविद्यालयों और हाई स्कूल की कक्षाएं अक्सर खाली रहती थीं। अमीर परिवारों के बच्चे अक्सर रिश्वत देकर जबरन मजदूरी से बच जाते थे, लेकिन आम छात्रों के पास विकल्प नहीं था। सिर्फ मानव पीड़ा ही नहीं, पर्यावरण भी नष्ट हो रहा था। इस दौरान राज्य संचालित खेत कपास के खेतों में हर साल प्रति एकड़ 530 पाउंड उर्वरक डालते थे, जबकि सोवियत औसत केवल 27 पाउंड था। फसल की कटाई को आसान बनाने के लिए उन्होंने कपास के पौधों से पत्तियां हटाने के लिए डिफोलिएंट्स का इस्तेमाल किया, जबकि उर्वरकों और कीटनाशकों का भारी और लगातार छिड़काव किया गया। 1988 तक सोवियत प्रेस रिपोर्टों ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा उजागर किया। हर साल 1 एकड़ कपास के खेत में औसतन 48 पाउंड जहरीले रसायन छिड़के जाते थे। दशकों तक अमुदरिया और सिरदरिया की साफ नदी का पानी इन खेतों की सिंचाई के लिए मोड़ा गया।
जो नमक, उर्वरकों और जहरीले कीटनाशकों से भरी मिट्टी पर बहता रहा। वह प्रदूषित पानी फिर नदियों में जाता था, जिनका इस्तेमाल सिंचाई और समुदायों को पीने के पानी के लिए होता था। नीचे की ओर कपास के खेतों में मजदूर खतरनाक रसायनों के सीधे संपर्क में आते थे, क्योंकि कीटनाशकों व उर्वरकों की एरोसोल उनके शरीर व फेफड़ों पर जम जाती थी। विषैले रसायनों का अत्यधिक उपयोग आम था और कई बार प्रतिबंधित पदार्थ भी गुप्त रूप से इस्तेमाल होते थे। उदाहरण के लिए सोवियत कृषि में सोवियत सरकार ने 1970 में आधिकारिक रूप से डीडीटी पर प्रतिबंध लगा दिया था। डीडीटी एक सिंथेटिक कीटनाशक है जिसका मुख्य रूप से सोवियत संघ में मच्छरों, जुओं और कृषि कीटों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। डीडीटी को कपास के खेतों में बड़े पैमाने पर छिड़का जाता था। सोवियत शोधकर्ताओं ने पाया कि यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिगर को नुकसान पहुंचाता है और पक्षियों की संख्या घटती है। रिपोर्टों के अनुसार आधिकारिक प्रतिबंध के बावजूद यह कीटनाशक मध्य एशिया में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता रहा। 1980 के दशक तक भी सोवियत लोग चाहते तो गड़बड़ी को छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे नर्क बना दिया। साल 2000 तक अरल सागर की मृत्यु ने इसकी भौगोलिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया था, जिसे पहचानना भी मुश्किल था। अरल सागर के 1000 से अधिक पूर्व द्वीप स्थायी रूप से मुख्य भूमि से जुड़ गए थे। जैसे जैसे कभी विशाल रहा, सागर सिकुड़कर बिखरे हुए तालाबों में बदलता गया। सागर इतना ज्यादा सिकुड़ गया कि वो जो रोसोडेनिया द्वीप एक प्रायद्वीप बन गया। इस विकास ने गंभीर चिंता पैदा कर दी, क्योंकि वो जो रोसोडेनिया शीत युद्ध के दौरान एक गुप्त सोवियत जैविक हथियार परीक्षण स्थल था। वहां पर टुल्लारेमिया और ब्यूबोनिक प्लेग जैसे अत्यंत खतरनाक रोगजनकों पर प्रयोग किए गए थे। 1980 के दशक में सैकड़ों टन जीवित एंथ्रेक्स बैक्टीरिया इस द्वीप में दफनाए गए थे। 1999 में वैज्ञानिकों ने जीवित एंथ्रेक्स बीजाणु पाए, जिससे 2002 में अमेरिका ने दफन स्थलों की सफाई का अभियान शुरू किया। सोवियत युग में ये जानकारी जारी नहीं हुई थी और सच्चाई 1991 में सोवियत संघ के विघटन तक छुपी रही। जैसे जैसे अरल सागर का पानी गायब होता गया, उसका समुद्र तल उजागर हो गया, जिससे वहां मोटी नमक और धूल की परत रह गई। 1997 तक जब शोधकर्ता सूखे तल पर चल रहे थे, तो उन्होंने नमक की परतों को छोटे छोटे सीपियों के साथ मिला हुआ देखा, जो कभी फलते फूलते पारिस्थितिकी तंत्र के अवशेष थे। अब तक अरल सागर में रहने वाली 80 प्रजातियां पहले ही गायब हो चुकी थीं। अरल बेसिन मध्य एशिया में पश्चिमी हवाओं के मार्ग में स्थित है। 50,000 वर्ग किमी समुद्र तल उजागर होते ही हवाओं ने क्षेत्र में नमक और जहरीली धूल के बादल उड़ाने शुरू कर दिए। नमक के तूफान बार बार बने, जिन्होंने मध्य एशिया को तबाह किया। सैकड़ों मील पूर्व जाकर फरगाना घाटी की फसलें बर्बाद कर दीं, जो सोवियत कपास उत्पादन का केंद्र थी। और भी बुरा था कि उस धूल में भारी धातुएं, कीटनाशक अवशेष और अन्य जहरीले रसायन थे। इन तूफानों से गुजरे लोगों ने अनुभव किया जैसे वे आग में झुलस रहे हों। नमक भरी हवा से साइनस, फेफड़ों और आंखों में तेज जलन और दर्द हुआ, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ीं। मोइनाक 1960 के दशक में अरल सागर के किनारे सबसे बड़ा शहरों में था। अपने चरम पर मोइनाक 30,000 लोगों का घर और एक व्यस्त बंदरगाह शहर था। एक फलती फूलती मछली पकड़ने की उद्योग का समर्थन करते हुए यह शहर मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों का एक प्रमुख केंद्र था, और यहाँ कई मछली प्रसंस्करण कारखाने, कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं और सहायक उद्योग थे। दशकों तक मोइनाक की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से समुद्र की प्रचुर मछलियों पर निर्भर थी, लेकिन जैसे जैसे अरल सागर गायब होने लगा, मछलियों की संख्या भी घट गई और उनके साथ ही हजारों लोगों की आजीविका भी खत्म हो गई। आज मुजानाक की आबादी आधे से भी ज्यादा घट गई है और अब वहाँ केवल लगभग 13,500 आधिकारिक निवासी ही बचे हैं। अब यह कस्बा अरल सागर के पानी के सबसे नजदीकी अवशेषों से 150 किलोमीटर यानी लगभग 93 मील दूर स्थित है। यह दूरी चौंकाने वाली है, क्योंकि सोवियत युग में यह एक प्रमुख तटीय शहर था। समुद्र पीछे हटते समय भी अधिकारियों ने मछली पकड़ने के उद्योग का भ्रम बनाए रखा। प्रशांत महासागर से पकड़ी गई मछलियां 4000 मील दूर से रेफ्रिजरेटेड रेल डिब्बों में म्यूनिक भेजी जाती थीं, ताकि वहां प्रोसेस और डिब्बा बंद हो सकें। अजीब प्रथा के चलते म्यूनिक की डिब्बा बंद मछली महंगी हो गई, क्योंकि परिवहन लागत बहुत ज्यादा थी। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही यह बेतुका सिस्टम भी खत्म हो गया। मछली डिब्बाबंदी कारखाना बंद होने से अधिकतर स्थानीय लोग बेरोजगार हो गए और म्यूनिक आर्थिक संकट में आ गया। आज म्यूनिक जैसे तैसे जो भी थोड़ा बहुत मिल सकता है उसी पर जिंदा है।
आय के मुख्य स्रोत हैं खुले समुद्र तल से नमक निकालना और पर्यटन। विदेशी पर्यटकों के छोटे छोटे समूह यहाँ आते हैं जहाजों के डरावने कब्रिस्तानों को देखने, मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों के जंग लगे अवशेषों को देखने जो अब रेगिस्तान में फंसे पड़े हैं। यह कड़वा एहसास है कि क्या खो गया, लेकिन RL सागर के पुनर्जीवन की उम्मीद अब भी है। लोग कह रहे हैं अगर बच सकता है तो बचाओ, ये रोजी रोटी का सवाल है। शायद बस यही है। हम क्या दे सकते हैं? हम तो ये बात कर रहे हैं कि हमारे पोते पोतियां इसे देख सकें। 2005 में वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से कजाकिस्तान ने कोक अरल डैम बनाया, जो 8 मील लंबा एक बांध है जिसे नॉर्थ अरल सी से साउथ अरल सी में पानी के भारी बहाव को रोकने के लिए बनाया गया था। यह विचार विवादास्पद था क्योंकि इससे उत्तरी हिस्से की रक्षा हुई, लेकिन दक्षिणी अरल और तेजी से सूखने के लिए छोड़ दिया गया। नॉर्थ अरल सी में कोकराल डैम बनने के बाद योजना सफल रही। वह फिर बढ़ने लगी और अराल्स्क शहर से लगभग 20 किलोमीटर के भीतर पहुंच गई। एक बार फिर दशकों में पहली बार उम्मीद जगी थी, लेकिन सारी खबर अच्छी नहीं थी। कोकराल डैम सफल रहा, लेकिन समुद्र के पुनर्जीवन के लिए और विकास जरूरी है। परियोजना का दूसरा चरण अभी भी जारी है, जिसका उद्देश्य उत्तरी अरल सागर के जल क्षेत्र को 3,913 वर्ग किलोमीटर और उसके आयतन को 34 घन किलोमीटर तक बढ़ाना है। अगले 4-5 वर्षों में चिंता यह है कि उत्तरी अरल में जल स्तर फिर से गिर रहा है और लवणता बढ़ रही है। पुनर्जीवन अभी भी निश्चित नहीं है क्योंकि समुद्र पूरी तरह से सुरदरिया नदी से निरंतर जल प्रवाह पर निर्भर करता है, लेकिन वह प्रवाह अभी भी कमजोर और अस्थिर बना हुआ है। अरल सागर से घिरे देशों की कपास उत्पादन पर अब भी बड़ी निर्भरता है। इन सबको कृषि व घरेलू जरूरतों के लिए ज्यादा पानी चाहिए। अब क्षेत्र में पानी का वितरण एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कजाकिस्तान ने उत्तर अरल सागर को पुनर्जीवित करने में गहरी रुचि दिखाई है। अन्य प्रमुख देश जैसे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान अपनी सिंचाई जरूरतों पर केंद्रित हैं, जिससे अरल सागर की पुनर्स्थापना उनकी प्राथमिकता नहीं है। इस सामूहिक कार्रवाई की कमी से उज्बेकिस्तान सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। करीब 2 मिलियन उज्बेक, जिनकी आबादी 35 मिलियन है, आज भी कपास की कटाई में लगे हैं। कपास पर आय और आर्थिक स्थिरता के लिए इतनी निर्भरता मुख्य कारणों में एक है। उज्बेकिस्तान ने RLC के पतन को कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब खुद अमू दरिया की जीवन रेखा भी खतरे में है। 2023 के अंत में उज्बेक राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा अमू दरिया पर नहर निर्माण पर गहरी चिंता जताई। इस विशाल परियोजना से नदी के लगभग 20% पानी को मोड़ने की उम्मीद है, जो दक्षिण RLC की जीवन रेखा है। ऐसा पानी मोड़ना उज्बेकिस्तान और अन्य डाउनस्ट्रीम देशों में जल संकट को और भी गंभीर बना सकता है। स्थिति को और भी चिंताजनक बनाने वाली बात यह है कि RLC के पतन का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों के अनुसार केवल कपास उत्पादन ही इस आपदा का एकमात्र कारण नहीं था। एक मुख्य कारण वाष्पीकरण है। मध्य एशिया में 1980 के बाद से तापमान तेजी से बढ़ा है और गर्म होने की दर कई बार प्रति दशक 0.3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रही है। 1979 से 2019 तक भूमि क्षेत्रों में वैश्विक औसत से तेज गर्मी डेटा सेट 0.3036 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक की दर दिखाते हैं। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और दक्षिण पश्चिमी कजाकिस्तान सबसे अधिक प्रभावित हैं। अमू दरिया, सियरा दरिया नदियों वाले क्षेत्रों में बड़ी नहरें, जलाशय और बांध खेतों तक पहुंचने से पहले ही काफी पानी गंवा देते हैं। वैश्विक तापमान बढ़ने से विशेषज्ञों ने चेताया है कि वाष्पीकरण और तेज होगा, जिससे मध्य एशिया की जल सुरक्षा खतरे में आ जाएगी।